बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज़ पीरियड कॉलेज मियाँ वाली। बेटा लेक्चर नंबर 2 सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका सेकंड लेक्चर है हमारे पास। इसकी आउटलाइन है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया एंड फ्लैजिला। बेटा प्रीवियस टॉपिक जो आपका चल रहा था वो हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे थे, ठीक है, कि बैक्टीरिया का जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म भी है इटसेल्फ, ठीक है, मतलब एक ही सेल है और वो एक ऑर्गेनिज्म भी है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एडवांस कैरेक्टर्स हैं हम कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो उसका काम सिर्फ सेल वाला नहीं है। सो बेटा उसके अंदर हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो उसके डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने स्लाइम, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियाइड, साइटोप्लाज्म, मीजोसोम्स, प्लाज्मिड्स के हवाले से बात की थी। सो नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर है ये भी बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के लास्ट पार्ट के ऊपर बेस कर रहा है, दैट इज़ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। अब बेटा पहले थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझ लें कि स्पोर क्या चीज़ होता है। स्पोर इज़ अ थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉर्मेंट स्टेज होती है रेस्टिंग स्टेज किसी भी चीज़ की, जैसे सीड होता है ना, सीड के अंदर एम्ब्रियो आपके पास मौजूद होता है ना, ठीक है। तो उसको जैसे ही हम सो करते हैं तो फेवरेबल कंडीशंस उसको जैसे ही मिलती हैं। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि उसको सॉइल मिलती है, सॉइल के अंदर वाटर मिलता है, उसको अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें लाइट की प्रेजेंस होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर वो जो सीड की डोरमेंसी है उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, और एम्ब्रियो जो है वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तो पहले वो रेस्टिंग स्टेज पर होता है जब कंडीशंस ठीक नहीं होती। तो अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद है कि कोई भी चीज़ जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रही है या ग्रो करने के लिए जो उसको जिस तरह का इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसमें वो चीज़ें उसको पूरी नहीं मिल रही, सो दैट आर द अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी सीड है, अगर उसको अबंडेंट वाटर सप्लाई ना सही, लेकिन जो रिक्वायर्ड है उसको वो चीज़ भी अगर नहीं मिल रही, तो सीड जो है वो क्या होगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि ऑब्वियसली हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं ये भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स जो हैं ये कॉन्टीन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी जाहिर सी बात है अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करते होंगे। लाइट की अवेलेबिलिटी के लिहाज से बात की जाए, केमिकल के हवाले से बात की जाए, यानी न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, वाटर की बात की जाए, बैक्टीरिया जब इन सारी चीज़ों की कमी फील करते होंगे तो ऑब्वियसली वो भी अपने अंदर एक थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम एंडोस्पोर का नाम देते हैं, ठीक है बेटा, और ये इनएक्टिव होता है। अब जो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है, यानी स्पोर के बनने का अमल। अब ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर बनता है। उसके लिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ना, तो उसके बाद आपने दोबारा से इस डायग्राम के ऊपर आना है, तो आपको उसके स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम साथ साथ ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है, मतलब कि अपनी कॉपी बनाते हैं ना, डबल होता है सारे का सारा। देन क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इट विल मेक अ सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है दीवार, ठीक है। जो नया बनने वाला डीएनए है अलॉन्ग विद द स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो चीज़ जो है सेल में एक साइड पर हो जाती है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। यानी पहला स्टेप क्या हुआ, जो उसके अंदर डीएनए मौजूद था वो सारे का सारा डबल हुआ, उस सारे के सारे डीएनए ने थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का हिस्सा लिया और वो एक साइड पर हो गया सेल के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट हुई, वो जैसे मीजोसोम नहीं बना था सेम उसी तरह से अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट हुई और उसने बीच में एक दीवार बना ली, यानी वो सेप्टम की फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये थोड़ा सा फिर ग्रो करेगी ना, दोबारा से उस न्यू डीएनए और साइटोप्लाज्म के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो न्यू डीएनए है उसको सारी की सारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो सराउंड कर लेगी। अब आप थोड़ा सा जहन में रखें ना कि वो जो नई चीज़ बनी है हमारे पास उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद है, उसके अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी मौजूद है और उसके अंदर डीएनए भी पूरे का पूरा मौजूद है। इसका मतलब है कि अब वो कंप्लीट बैक्टीरियम बन जाएगा अगर वो अपना थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ा दे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि द डीएनए ऑफ द वेजिटेटिव सेल डिसइंटीग्रेट्स
एंड द होल सेल बिगिनस टू डिहाइड्रेट। अब ये वेजिटेटिव सेल किसको कह रहे हैं, आपने माइंड में रखना है, ये वेजिटेटिव सेल बैक्टीरिया का ओरिजिनल सेल है, ठीक है, जो सेल पहले से मौजूद था ना, जिसके अंदर डीएनए डबल हुआ था और अंदर स्पोर बना था, उसको कह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि उसका जो सेल है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, यानी पहले वाला जो पेरेंट सेल था बिगिनस टू डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट का आप यहाँ पे मतलब समझें कि उसका साइटोप्लाज्म खुश्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी अक्सर आपसे जिक्र करती रहती हूँ कि बेटा जो हमारे पास सेल है, अगर हमसे पूछा जाए कि सेल कब मरता है, सेल कब डेड होता है, ठीक है, क्योंकि सेल तो सारा डीएनए की बेस पे चल रहा होता है ना, कॉन्सेप्ट तो हमारा यही होता है कि डीएनए इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसी से सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो फिर हम ये बात भी करते हैं कि डीएनए तो कभी मरता ही नहीं है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, मौजूद रहता है। तो फिर सेल कब मरता है बेटा, सेल तब मरता है जब उसका साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, ठीक है। अब वो कहता है कि न्यू पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाएगी ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और क्या कर देगी, सेपरेटेड जो हमारे पास डीएनए और साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अब पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब स्पोर कोट भी बन जाएगा उसके ऊपर, यानी उसी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के ऊपर जो है फर्दर कुछ मटेरियल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे और वो स्पोर कोट बना देंगे, जैसे सीड कोट बनता है, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैच्योर हो जाएगा और ये एंडोस्पोर कहलाएगा, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव सेल है उसमें साइटोप्लाज्म तो ऑलरेडी ओरिजिनल सेल का ख़त्म हो चुका है ना, तो अब वहाँ से जो है वो आपके पास जो स्पोर है, ठीक है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, वो वहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और वो बाहर इन्वायरमेंट में मौजूद रहेगा। अब चीज़ ये आ जाती है कि बैक्टीरियल सेल खुद मौजूद रहता, उसने ये सारी चीज़ क्यों की है। अब स्पोर के ऊपर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है ना, थिक वॉल्ड डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है स्पोर, दूसरा साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज़रा कम है तो उसका साइज़ भी छोटा है, ठीक है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में वो रिड्यूस साइज़ वाली चीज़ जिसके ऊपर थिक वॉल होगी, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट कितना ही हार्श क्यों ना हो, वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो यही वाला आपके पास जो स्पोर होगा इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू बैक्टीरियम। और ये कैसे जर्मिनेट करेगा, उसके ऊपर जो इनर्ट लेयर होगी, थिक लेयर होगी बेटा, वो ब्रेक हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और इस तरह से आपके पास न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर है दैट इज़ द मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूज़ द डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न्स। बेटा मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, कि बैक्टीरिया जो है आपको पता है ये आइसोलेटेड फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं ना, ठीक है। तो अब जो है कहता है कि इसके अंदर आप ज़रा मैकेनिज़म्स बताइए कि बैक्टीरिया आपको पता है हर तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है, हवा में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्फेसिस पे भी अटैच होते हैं। तो कहते हैं व्हाट आर द मोटिलिटी पैटर्न्स, किस तरह से वो मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास स्वॉर्मिंग, मोस्ट ऑफ द बेसिलाई एंड स्पाइरल, जो स्पाइरल शेप या स्पाइरला बैक्टीरिया है हमारे पास। अब बेसिलाई बैक्टीरिया आपको याद होगा कि ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये फ्लैजिला के ज़रिए से मूव करते हैं, मतलब इनका फ्लैजिला होता है ना, कुछ आपके पास विदाउट फ्लैजिला भी होते हैं ना, ठीक है, ए ट्राइकस जिनको हम कहते हैं। अब वो कहता है कि दिस बैक्टीरिया स्विम बाय यूजिंग फ्लैजिला, ठीक है, मतलब पानी के अंदर अगर एक बैक्टीरिया मौजूद है तो वो अपने फ्लैजिला के ज़रिए से, वो चप्पू की तरह से काम करेगा ना फ्लैजिला, ठीक है, तो वो वाटर के अंदर मूव करेगा। अब वो कहता है कि जब बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप मिल जाएगा, हर एक का अपना फ्लैजिला होगा, तो ग्रुप में अगर 10 बैक्टीरिया हैं तो 10 फ्लैजिला होंगे, ठीक है। तो उनकी मदद से जो बैक्टीरिया की पूरी पॉपुलेशन मूव करती है ना, उसको हम स्वॉर्मिंग का नाम देते हैं। अब अकेला बैक्टीरिया अगर जा रहा होगा फ्लैजिला की मदद से पानी में, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, स्विम करके जा रहा है, तैर के जा रहा है, ठीक है, स्विमिंग। और जब इकट्ठे हो जाएंगे पूरी की पूरी कॉलोनी फ्लैजिला की मदद से, हर एक का होगा अपना फ्लैजिला, ठीक है, उसकी मदद से मूव करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटे, स्वॉर्मिंग, ठीक है। अब ये इस डायग्राम के अंदर जो है ये आपको चीज़ दिखाई गई है कि स्विमिंग हम किसको कह रहे हैं और स्वॉर्मिंग किसको कह रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है उसकी, ठीक है, वो जैसे रस्सी को हम रोटेट कर रहे होते हैं ना, एक एंड पे पकड़ता है, दूसरा दूसरे एंड पे, ठीक है, तो वो कहते हैं अपोजिट एंड पे उसको मूव करवाया जाएगा। काउंटर क्लॉक मैनर का मतलब होता है क्लॉक जब उल्टी चलती है तो, ठीक है। तो अब वो कहता है कि वो जो फ्लैजिला है वो बॉडी को फॉरवर्ड मूव करेगा सेल को, ठीक है। उसके बाद है ट्विचिंग एंड क्रॉलिंग। क्रॉलिंग आपको पता है किस चीज़ को कहते हैं ना, क्रॉल करना क्या, बेबी की मूवमेंट्स जो हैं क्रॉलिंग मूवमेंट्स होती हैं ना, ठीक है। इट इज़ यूज टू मूव ओवर सर्फेसिस, ये भी सरफेस के ऊपर किसी न किसी यानी अदर देन वाटर, मीडिएटेड बाय पिलाई, ठीक है, पिलाई की मदद से भी हेल्प ली जा रही होती है वहाँ से, विच बाइंड टू सराउंडिंग सॉलिड सरफेस एंड रीट्रैक,
यानी किसी ना किसी सरफेस के साथ पिलाए जो है वो उसको स्टक कर लेगा ना, ठीक है, और उसकी मदद से जो है फ्लैजिला फिर वहाँ से उसको खींच के बैक्टीरियल सेल को आगे ले जाएगा, ठीक है। जिस तरह वो मैंने आपको जेली फिश के अंदर उसको जो स्टार फिश थी ना उसके अंदर मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद ग्लाइडिंग, ठीक है। ग्लाइडिंग भी नाम से ज़ाहिर हो रहा है, आपको पता है कि बर्ड्स का ये पैटर्न होता है ग्लाइड करना, ठीक है। मतलब कि कोई भी हमारे पास मीडियम है उसकी डायरेक्शन में जाना ग्लाइडिंग करना कहलाता है, ठीक है। सिमिलर टू ट्विचिंग, बैक्टीरिया जो है ये एक स्लाइमी सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। उस स्लाइमी सब्सटेंस के ऊपर फिर ये इजीली ग्लाइड कर जाते हैं ना, ठीक है। ग्लाइड का मतलब ऐसे होता है जैसे आप ऐसे समझें कि कोई स्लिपरी सरफेस है ना, ठीक है। तो स्लिपरी सरफेस के ऊपर अक्सर हम देख रहे होते हैं ना कि जो टाइल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो इजीली हम अब थोड़ा सा भी पाँव को हरकत देते हैं, ऐसे पुश करेंगे तो वो घसीटते हुए चले जाते हैं आगे तक। तो इस तरह का जो है ये पैटर्न होता है ग्लाइडिंग, ठीक है, कि बैक्टीरिया खुद पहले इस तरह की सरफेस क्रिएट करते हैं, देन उस तरह से उसके ऊपर ग्लाइड कर जाएंगे, ठीक है। देन बेटे स्लाइडिंग, जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ जो हम प्रीवियस देख रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो है पुशिंग फोर्स जो है ये रिक्वायर्ड होगी डिवाइडिंग सेल्स की तरफ से, ठीक है। अब डिवाइडिंग सेल्स कौन से हैं कि बैक्टीरिया जब ग्रोइंग स्टेज पर होंगे तो उस वक्त जो है आपके पास एक पुशिंग फोर्स क्रिएट हो रही होगी कि ज़ाहिर है तादाद में ज़्यादा हो रहे हैं तो वो फिर ग्लाइड करके आगे मूव करते जाएंगे और पीछे जगह खाली होती जाएगी। ब्राउनियन मूवमेंट्स, आपको बेहतर इस चीज़ का पता होता है कि फिज़िक्स में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारे पास ये बैक्टीरिया हैं उनका ये कैरेक्टर होता है कि डू नॉट हैव फ्लैजिला और पिलाए, तो उनकी जो मूवमेंट होती है ये रैंडम और अनकंट्रोल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट्स होती हैं ना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटे ब्राउनियन मूवमेंट्स। उसके बाद मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, एक्सिस के ऊपर जो मौजूद होता है, जैसे स्पायरोकीट्स वगैरह हैं, इनका मॉडिफाइड सा फ्लैजिलम होता है, ठीक है। अब जो मैं आपको कह रही हूँ कि एक्सियल फिलामेंट क्या है, धागे की तरह स्ट्रक्चर है, एक्सिस पे मौजूद होगा, स्पेसिफिक एंड पे मौजूद होगा, तो आप कहेंगे मैडम वो फ्लैजिला भी तो वही होते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट लेकिन मॉडिफाइड फ्लैजिलम है, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट उसको बोलते हैं। ये क्या करता है, एंकर्स एट वन एंड रन द लेंथ वाइज इन पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, यानी एक एंड पे ये होता है अटैच प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जाहिर सी बात है बेटा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है ना, जब सेल वॉल आती है और फिर सेल वॉल के बीच में स्पेस मौजूद होती है, तो उस सारी स्पेस के अंदर से गुजर के जो आउटर मेम्ब्रेन तक आता है, कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, लाइक फिब्रिल्स एंकर्ड एट द टू पोल्स ऑफ द सेल, यानी एक एंड पे ये एक फाइबर मौजूद होगा, दूसरे एंड पे मौजूद होगा। निकलेंगे कहाँ से बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड से निकलेंगे और पेरीप्लाज्मिक स्पेस को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ को निकले हुए होंगे, ठीक है। और ये फ्लेक्सिंग या स्विमिंग मूवमेंट जो है या स्पिनिंग मूवमेंट जो है ये शो करेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिंग आपके पास होती है स्पाइरल मूवमेंट, ये झालर की तरह, ठीक है, जिग जैग पैटर्न्स जो होते हैं। उसके बाद आपके पास फ्लैजिलर मूवमेंट्स हैं, ठीक है। फ्लैजिला की मदद से जो है आपको पता है कि बैक्टीरिया मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो लेकिन वो कहता है कि एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लैजिला का काम होता है ना, फ्लैजिला केमिकल्स का सिग्नल जो है ये रिसीव करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना बेटा, तो कहते हैं आपको पता है फ्लैजिला उसके एक सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। ऑर्गन तो नहीं हम उसको कह सकते, ज़ाहिर सी बात है, ऑर्गन की डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड हमारे पास ये टर्म है कि डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, तो हम यहाँ पे इसको नाम देंगे कि एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब जैसे हमारी आइज़ की बात करें, हम नोज़ की बात करें, ठीक है, तो डिफरेंट सेंसेस के हवाले से टंग की बात करें, जिस तरह से वो कहता है कि ये ना केमिकल्स का सिग्नल जो है ये रिसीव करते हैं फ्लैजिला। व्हाट सॉर्ट ऑफ केमिकल्स, वो बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है और वो कोई बैक्टीरिया का प्रे भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया का प्रीडेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी मदद से ये बैक्टीरिया उस खतरनाक चीज़ से दूर भी भाग सकते हैं और जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है फ्लैजिला की प्रेजेंस की बेस पे, सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है दैट आर इज़ ऑफ ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है, उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है बेटा। ए का मतलब होता है विदाउट, ट्राइकस का वर्ड ट्राइकोम से निकला है, ट्राइकोम का मतलब ऐसे हेयर लाइक अपेंडेज, धागे की तरह कोई चीज़ होती है ना, ठीक है। सो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका कोई फ्लैजिला नहीं होता तो बेटा ये फिर किसी ना किसी मीडियम को यूटिलाइज़ करके आगे जाते होंगे, ठीक है। मतलब जैसे किसी न किसी पर्सन के साथ अटैच हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया भी पहुंच जाएगा ना दूसरी जगह, ठीक है। वाटर अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ वाटर अगर इन्होंने जाना है, ठीक है, वाटर जिस सिम्त में बह रहा है तो उसमें अगर ये कॉलोनी पूरी जाती है तो ये विदाउट फ्लैजिला जो बैक्टीरिया होते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है बेटा मोनोट्राइकस, ठीक है, यानी सिंगल पोलर फ्लैजिलम होता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी एक एंड पे जो है ये होता है, डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है दैट इज़ द लोफोट्राइकस, ठीक है। अब इसमें जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ना, इसमें थोड़ा सा आपने इसकी करेक्शन करनी है कि लोफोट्राइकस जो है ना हमारे पास वो एक टफ्ट होता है ना, टफ्ट का मतलब होता है कि ग्रुप, एक क्लस्टर होता है एक साइड पर, ठीक है, उसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस कैटेगरी। तो इसमें ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया अब डायग्राम के अंदर, इसको आपने देख लेना है, ठीक है बेटा। ये लोफोट्राइकस जो मैं कैटेगरी आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो है जिसने इसको एम्फीट्राइकस के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये लोफोट्राइकस है, यानी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, ठीक है। और यही वाला टफ्ट जो है अगर ये दोनों एंड्स पे होगा, अब ये जिधर एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया लिखा हुआ है ना, इसकी एक साइड पे टफ्ट है ना, तो एक साइड पे टफ्ट वाले तो कौन से बनते हैं, वो तो बेटा लोफोट्राइकस बनते हैं ना। अब एम्फी के दूसरी साइड पे भी इसी तरह से आप टफ्ट बना दें, एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी, तो ये आपके पास कौन सा बैक्टीरिया बन जाएगा बेटे, एम्फीट्राइकस, ठीक है। एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है, तो दो टफ्ट जो हैं उनके दोनों पोल्स पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज पेरीट्राइकस, पेरी बेटा पेरिफेरल, किनारे से आपने याद करना है, ठीक है। तो पेरिफेरल में ना हर साइड पे बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला होंगे, ठीक है, सिर्फ पोल्स पे नहीं होंगे, जैसे पोल्स पे एक टफ्ट निकल रहा है एक साइड पे दूसरी साइड पे, तो हर साइड से ये बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं, ये आपके पास पेरीट्राइकस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम के हवाले से अगर हम बात करें तो कहता है ये जो धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक्चुअल में आपको क्या लगता है कि कैसा होता है ना, ठीक है। सो बेटे फ्लैजिला का जो आपके पास है बैक्टीरिया का फ्लैजिला है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अब आप कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी फ्लैजिला होते हैं, तो बेटा बिल्कुल हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। यूनिसेलुलर सेल में भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकते हैं और मल्टी में भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट बिल्ड ऑन 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हमारे पास बेटा एक सेल के अंदर चीज़ होती है साइटोस्केलेटन, हम उसको बोलते हैं ना, ठीक है। वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके अंदर एक चीज़ होती है माइक्रोट्यूब्यूल। तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है ना, वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, उसमें 9+2 का पैटर्न होता है, ये आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है ना ये फ्लैजिला, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, उसको हम फ्लैजिलन बोलते हैं, ठीक है। तो उससे ये बना हुआ होता है और बेसिकली ये बेसल बॉडी से राइज होता है, यानी एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ से जो है ये राइज होता है। अब प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बेसल बॉडी की लोकेशन है, ठीक है। अब ये रोटेटिंग रिंग्स होती हैं इसमें, ठीक है। 1 पेयर होता है ग्राम नेगेटिव के अंदर, 2 पेयर्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर। ये जो रिंग्स होती हैं ये बेटा एंकर करती हैं फ्लैजिला को, ठीक है, सेल के अंदर, ताकि एक जगह पे लोकलाइज रहे और उस हुक लाइक स्ट्रक्चर की मदद से जो है ये फ्लैजिला जो है उस स्पेसिफिक सरफेस पे अटैच रहता है और फिर मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसकी लोकेशन जो है ये बता दी गई है कि एक्चुअल में आपने ये याद रखना है कि जो है फ्लैजिला है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर से अराइज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा पिलाए। पिलाए क्या होते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि इसको फिम्ब्रियाई भी बोलते हैं, हमने चैप्टर 1 के अंदर इसको डिस्कस किया था, ठीक है। ये आपके पास नॉन हीलिकल स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं। अब ये अंदर से हॉलो होता है, ठीक है, मतलब कि ये सिलेंडर लाइक होता है ना स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट में हेल्प आउट करता है। मतलब किसी भी सरफेस पे अगर बैक्टीरिया मौजूद है तो वो उसको स्टक करने में, सरफेस के साथ अटैच करने में, और दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट में भी इसको हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब कोई एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ क्यों अटैच होगा, जब उसने मेटिंग का प्रोसेस करना होगा, या फिर हम कहते हैं कि जो अपना जेनेटिक मटेरियल है ना उसको एक्सचेंज करना होगा, ठीक है। तो आपको पता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 बैक्टीरिया को हम कंजुगेशन का नाम देते हैं, और ये विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन ट्यूब होता है, और इसी कंजुगेशन ट्यूब का नाम हमारे पास क्या होता है बेटे, पिलाए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जनरल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बता दिए गए हैं। एक जनरल सी डायग्राम बैक्टीरियल सेल की दिखाई गई है जिसमें अपेंडेजेस जो हैं ये वाज़ेह हो रहे हैं, ठीक है। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो स्वॉमिंग के ऊपर हो सकता है, ठीक है, स्लाइडिंग के ऊपर हो सकता है, ग्लाइडिंग के ऊपर हो सकता है, बैक्टीरियल सेल की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला और पिलाए का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है,
ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है ये कैसे होती है, या स्पोरुलेशन क्या होता है, ठीक है। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।